हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे रहोगे। कल का आपने रिवीजन लेक्चर देखा क्या? देखा होगा। तो चलो, कल जो पार्ट हमने देखा था उसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने चालू किया था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप का मीनिंग हमने देखा था। मीनिंग क्या था? जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ दिया है? पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। फिर हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से देखे थे? सारे नहीं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए, कैसा होगा? ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा, दोनों भी चल सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में कंपलसरी है? महाराष्ट्र में कंपलसरी है और बाकी जगह ऑप्शनल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 50। उसके बाद डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? एक तो अगर पार्टनरशिप का पर्पस सेटिस्फाई होने के बाद, पार्टनरशिप का पर्पस फुलफिल होने के बाद फर्म डिसॉल्व की जाएगी, या फिर दो पार्टनर है तो एक पार्टनर रिटायर होता है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दो पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दो पार्टनर है और अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है और कोई भी पार्टनर अगर 14 डेज इन एडवांस नोटिस देता है, 14 डेज इन एडवांस नोटिस देता है कि फर्म को डिसॉल्व करना है, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद क्या देखा था? अनलॉफुल बिजनेस। अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप वैलिड है क्या? पार्टनरशिप अनलॉफुल बिजनेस के लिए वैलिड नहीं है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ दिए रहेंगे? पार्टनरशिप डीड में दिए रहेंगे। उसके बाद क्या देखा था हमने? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थी? पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है? हमें एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स की डेट नहीं दी रहेगी तो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप एक्ट अलाउड करता है क्या? अलाउड नहीं करता। लेकिन अगर अगर आपने डीड में मेंशन किया है कि पार्टनरशिप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो पार्टनरशिप एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। फिर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन और एनीथिंग एक्स्ट्रा पेएबल टू पार्टनर अदर देन प्रॉफिट, तो वो पार्टनरशिप एक्ट अलाउड करता है क्या? नहीं करता। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हो कि पार्टनर को ये चीजें देना अलाउड है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, तो वो भी पार्टनरशिप एक्ट को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके एग्जाम के हिसाब से है। एग्जाम में ये सब चीजें आपको पूछे जा सकती है। उसके बाद और क्या चीज थी इंपॉर्टेंट? अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एडजस्टमेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स। तो टोटल कितने एडजस्टमेंट्स हैं? टोटल 29 टू 30 एडजस्टमेंट्स हैं। लेकिन इसमें से कॉमन एडजस्टमेंट्स को अगर हम निकालेंगे, कॉमन एडजस्टमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, तो बेटा टोटल आपके पार्टनरशिप में 20 एडजस्टमेंट्स है। कितने हैं? 20। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हिडन एडजस्टमेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे हम? हिडन एडजस्टमेंट्स। चलो, तो हिडन एडजस्टमेंट्स मतलब क्या? हिडन एडजस्टमेंट्स मतलब आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। पाँच छः, छः से सात एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में दिए रहेंगे। लेकिन ये छः से सात एडजस्टमेंट छोड़ के आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको ये जो ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स छुपे हुए हो सकते हैं। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स छुपे हुए हो सकते हैं और वो कौन से हैं और उसको कैसे टैकल करना है वो आपको मैं अभी सिखाऊंगा। तो क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? पहले एडजस्टमेंट ये हो सकता है कि आपको कोई भी खर्चा दिया रहेगा, जैसे कि रेंट या फिर सैलरी या फिर एडवर्टीजमेंट, ऐसा कोई भी खर्चा आपको दिया रहेगा और उसके नीचे लिखा होगा पेड फॉर 9 मंथ्स। 9 ही नहीं लिखा होगा, पेड फॉर 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स। तो आपको क्या करना है? आपका फाइनेंशियल ईयर कितने साल का कितने महीने का होता है?
फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट, रेंट और सैलरी और एनी अदर एक्सपेंडिचर पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब क्या हुआ? आपने ये जो तीन फाइनेंशियल ईयर है आपका 12 मंथ्स का, और खर्चा दिया है आपने, पे किया है 9 मंथ्स का, मतलब आपका 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर, 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है। 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी अमाउंट दिया रहेगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा, लेट्स से अगर आपको दिया है रेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट, इसमें से कोई भी खर्चा दिया है और दिया है 9,000 रुपीज और पेड फॉर 9 मंथ्स, तो आपको क्या करना है? ये 9,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 मंथ से और डिवाइड करना है 9 मंथ से। अभी टोटल खर्चा कितना आना चाहिए आपका? 12,000, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना पे किया? 9,000। तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 3,000। आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 12 मंथ्स, और डिवाइड बाय क्या करना है? जो भी आपका पीरियड रहेगा, जितने पीरियड के लिए आपने एक्सपेंडिचर पे किया है, उसको उससे आपको डिवाइड करना है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आएगा, उसके दो ट्रीटमेंट है, उसके दो ट्रीटमेंट है। और क्या है वो दो ट्रीटमेंट? दो ट्रीटमेंट ऐसे हैं। फर्स्ट इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट है, आपको ऐड करना है उसको, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको वो रेंट में या एडवर्टीजमेंट में या सैलरी में आपको उस चीज को, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर, या फिर आप लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर। और सेकेंड इफेक्ट क्या देना है बेटा? कोई भी इफेक्ट के, एडजस्टमेंट के बेटा दो इफेक्ट रहते हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। एडजस्टमेंट मतलब क्या? हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है बेटा? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? आपको ये 12th में नहीं है, लेकिन आप अगर सीए फाउंडेशन में जाओगे तो, या फिर सीए इंटर में जाओगे तो क्लोजिंग एंट्रीज है आपको। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो बेटा रेंट अकाउंट जाएगा एक्सपेंडिचर में, और आउटस्टैंडिंग रेंट जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो यही एंट्री हम क्या करते हैं? पास करते हैं हम फाइनल अकाउंट्स में। तो और सेकेंड इफेक्ट आएगा, राइट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर on liability side। राइट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑन लायबिलिटी साइड। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट। और क्या हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है सर? और सेकंड हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है बेटा, एक्सपेंडिचर के बारे में हम देखते हैं। आपको दिया रहेगा बैंक लोन, आपको दिया रहेगा बैंक लोन, या फिर लोन फ्रॉम एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन, या फिर पर्सन। और क्या दिया रहेगा बेटा? आपको दिया रहेगा लोन का डेट, लोन का डेट, और दिया रहेगा इंटरेस्ट रेट। क्या दिया रहेगा? इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया है बैंक लोन, 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, और अमाउंट है ₹10 लाख, और लिखा है नीचे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020।
इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ आपने बैंक लोन लिया है या फिर फर्म ने बैंक लोन लिया है 10 लाख रुपीज का ऑन 1 अक्टूबर 2020 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं किया, उसकी एंट्री पास नहीं की। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 10%, मतलब जो भी रेट दिया रहेगा, अभी 10% है एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए 10% इंटू अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख रुपीज। और बेटा कब से लिया है लोन, 1 अक्टूबर 2020 से, और फाइनेंशियल ईयर कब कब क्लोज होगा ये, 31 मार्च 2021 को, मतलब कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 10% इंटू 10 लाख, 1 लाख इंटू हाफ 50,000। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, सेम बेटा रेंट के जैसे ही, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये भी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की, हर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की एक ही एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है वो, आपको वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का अमाउंट ऐड करना है। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट expenditure appearing at प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड क्या करना है बेटा, राइट द सेम, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दूसरा इफेक्ट क्या देना है, आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ लिखना है, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दो एडजस्टमेंट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट दो डिस्कस हो गए। इसके बाद बेटा तीसरा हिडन एडजस्टमेंट आता है, थर्ड हिडन एडजस्टमेंट आता है, आपको दिया रहेगा रेंट इनकम में दिया रहेगा, मतलब इनकम में मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया रहेगा रेंट इनकम रिसीव्ड, दिया रहेगा 11,000 और रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है, लेट आउट की है मतलब क्या, आपने रेंट पे दे दी है, आपने लेट आउट की है, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है और उसका 11 मंथ्स का ही रेंट आपके पास आया है, और आपने 11 मंथ्स का ही रेंट आपने रिकॉर्ड किया है, आपने 11 मंथ्स का ही रेंट आपने रिकॉर्ड किया है। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको टोटल फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो आपको पूरा 12 मंथ्स का रेंट इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी 1 मंथ का रेंट कितना होता है, तो 11,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11, तो 12 मंथ का रेंट कितना होता है, 12,000, बराबर। अभी आपके पास रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड हुआ 11,000, तो आपको आना कितना बाकी है, 1,000, आपको आना 1,000 बाकी है। तो आप क्या करोगे, ये आपके लिए इनकम है, ये आपके लिए इनकम है, और इसकी बेटा जर्नल एंट्री क्या पास होती है, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री पास करने जाए तो क्या पास होती है, तो यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट, इसकी जर्नल एंट्री पास होती है एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम, ये एंट्री इसकी पास होती है। अगर आपके ये एंट्री ध्यान में नहीं रही तो आपको क्या करना है, सीधे दो इफेक्ट, फर्स्ट करना है ऐड, रेंट आपको रिसीवेबल है, आपका इनकम है, तो आप क्या करोगे, रेंट इनकम में ऐड कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस साइड के, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रहेगा। तो ऐड रेंट इनकम
एड आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर एक्रूड रेंट ऑन सॉरी in rent income appearing on credit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या बेटा, अभी रेंट आपका इनकम रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ, ये आपके लिए असेट है। रेंट इनकम आपको रिसीवेबल है और रिसीव नहीं हुआ, ये आपके लिए असेट है। तो क्या है, राइट ऑन असेट साइड एक्रूड रेंट। तो तीन एडजस्टमेंट्स हो गए बेटा, तीन एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए, तीन हिडन एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए। अभी फोर्थ हिडन एडजस्टमेंट क्या आ सकता है आपको, फोर्थ हिडन एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में क्या आ सकता है, आपको दिया रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और दिया रहेगा आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा एक्सपेंडिचर पेड फॉर 12 months फ्रॉम 30th जून 2020। तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब क्या, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, ये फाइनेंशियल ईयर हम अभी एग्जाम्पल में हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो अभी क्या है और एक्सपेंडिचर पे किया है 12,000, एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना पे किया है 12,000। तो क्या दिया बेटा, एक्सपेंडिचर पे किया है एक साल के लिए 12,000, लेकिन और कितने साल के लिए, एक साल के लिए, और कब से पे किया है, पे किया है 30th जून 2020। तो बेटा ये इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर ये एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड है, ये वैलिड है 30th जून 2021 तक, 30th जून 2021 तक। और अभी आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो आपने ये साल में कितना कितना इंश्योरेंस प्रीमियम यूज किया या कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यूज किया, 30th जून 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसका बैलेंस बेनिफिट आपने ये साल में एंजॉय किया। 30th जून 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसका बेनिफिट आपने एंजॉय किया ये साल में, मतलब 9 मंथ्स बेनिफिट यूज किया। तो आपको क्या करना है, और 3 मंथ्स का आप कभी एंजॉय करेंगे, 3 मंथ्स का एंजॉय करोगे आप 31 मार्च 2021 से लेके 30th जून 2021 में। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 2021-22। तो अगर आपने 9 मंथ्स का बेनिफिट एंजॉय किया तो आपने खर्चा कितने महीने का डालना चाहिए, मुझे बताओ, आपने 9 मंथ्स का एक्सपेंडिचर बेनिफिट यूज किया, अगर एडवर्टीजमेंट का या इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने 9 मंथ्स का बेनिफिट ये फाइनेंशियल ईयर में यूज किया, तो आपको खर्चा कितने महीने का डालना चाहिए पीएनएल में, तो खर्चा आपको 9 मंथ्स का ही डालना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, मतलब क्या 9,000 रुपीज आप एक्सपेंडिचर में डालोगे, और बचते कितने बेटा, 12,000 माइनस 9,000, इतना आपने 3,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, इतना आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, यस और नो। तो आप ये 3,000 क्या करोगे, ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर में डालोगे,
प्रीपेड एक्सपेंडिचर में डालोगे तो इसकी बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री आपको पूछेंगे नहीं या फिर 12th के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। इसकी जर्नल एंट्री रहेगी प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट या फिर जो भी था इंश्योरेंस, कितना 3000। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट द अमाउंट ऑफ, फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करोगे, जो भी आपने पीएनएल में एक्सपेंडिचर लिखा है उससे प्रीपेड एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। मतलब अभी आपने पीएनएल में डाला एडवर्टीजमेंट 12,000, तो उससे 3000 प्रीपेड एक्सपेंडिचर माइनस करोगे और क्या करोगे, वो प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपने एडवांस में पे करके रखा है, वो आपके लिए असेट है, तो वो क्या करोगे आप असेट साइड में लिखोगे। तो क्या करोगे आप, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर from the respective expenditure appearing on प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या लिखोगे, सेकेंड इफेक्ट आप दोगे राइट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऑन asset side of balance sheet। टोटल कितने हिडन एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए बेटा, चार। टोटल हिडन एडजस्टमेंट कितने डिस्कस हो गए, चार हिडन एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए। अभी बेटा फिफ्थ हिडन एडजस्टमेंट, फिफ्थ हिडन एडजस्टमेंट वो क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और उसका रेट दिया रहेगा, जैसे कि 10% इन्वेस्टमेंट या दिया रहेगा 10% एफडी विद बैंक। अभी आपके एग्जांपल के लिए मैं इंटरेस्ट रेट यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, 10% एफडी विद बैंक, या दिया रहेगा आपका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, और इसका अमाउंट दिया रहेगा आपको डेबिट साइड में। लेट्स से अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं 5 लाख रुपीज, और दिया रहेगा डेट ऑफ परचेस, और डेट ऑफ परचेस दिया रहेगा परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2020। कब परचेस किया, 1 अक्टूबर 2020 का। 1 मिनट। परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो अभी क्या हुआ बेटा, आपने 10% का इन्वेस्टमेंट किया, कब किया, 1 अक्टूबर 2020 को, 20 को क्या किया, 10% इन्वेस्टमेंट किया, या 10% एफडी विद बैंक, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा। और कितने रुपीज की किया, 5 लाख का। तो ये इनकम कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 2020-21 का है। तो आपको ये रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन आपने, आपको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ दिया नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पहले करोगे कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 5 लाख इंटू 10%, और अभी 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 कितने डेज होते हैं बेटा, 6 मंथ्स होते हैं, कितने, 6 मंथ्स, इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल 12 मंथ्स। तो 50,000 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 25,000। ये आपका क्या है, इनकम, आपका क्या है, इनकम। और इनकम कहाँ डालते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट। और अभी सेकेंड इफेक्ट क्या होगा बेटा, सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट आपको रिसीवेबल है, फ्यूचर में इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये आपके लिए क्या है, असेट है, लायबिलिटी असेट है। तो आप सेकेंड इफेक्ट क्या दोगे,
सेकेंड इफेक्ट आप दोगे, आप असेट साइड में लिखोगे करंट असेट में, या फिर असेट साइड में ही लिखोगे, करंट असेट आपके लिए है नहीं, असेट साइड में आप लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट 25,000, एक्रूड इंटरेस्ट 25,000। तो फर्स्ट इफेक्ट, write the amount of accrued interest in P&L account, credit side. Or second effect, write the amount of accrued interest sorry write the amount of accrued interest on asset side of balance sheet. इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है क्या सर? इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है क्या सर? तो और एक हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको दिया रहेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपीज, और नीचे दिया रहेगा पेड फॉर 2 years फ्रॉम 30th जून 2020। क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना पे किया? 4 लाख रुपीज। और कब पे किया? ऑन 30th जून 2020 से कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए? 2 years के लिए। तो आपको क्या करना है बेटा, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2020-21। तो कब स्टार्ट होगा ये? 1 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट हुआ होगा मतलब होगा। और खत्म कब होगा? होगा 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। और आपने एक्सपेंडिचर कब किया पे? यहाँ पे 30th जून 2020 को पे किया। कितना के पे किया? 4 लाख रुपीज एडवर्टीजमेंट। अभी ये कितने साल के लिए पे किया? फॉर 2 years। मतलब इसका बेनिफिट, ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप कब तक एंजॉय करोगे? आप एंजॉय करोगे इसको 30th of June 2022 तक। 30th June 2022 तक आप इसका बेनिफिट एंजॉय करोगे। बीच में क्या आएगा? 31 मार्च 2022 भी आएगा, तो इसका छोड़ दो। यहाँ पे देखो, आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है। टोटल आपने 2 years मतलब 48 मंथ्स के लिए, सॉरी 24 मंथ्स के लिए, 48 नहीं 24 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए आपने एक्सपेंडिचर पे किया। और बेटा आपने ये फाइनेंशियल ईयर में कितना यूज किया उसको? 9 मंथ्स। सर्विस आपने कितने दिन की यूज की? 9 मंथ्स की। यस और नो? 9 मंथ्स की यूज की। तो बेटा आपको क्या करना है? आपने 9 मंथ्स ये फाइनेंशियल ईयर में सर्विस यूज की, तो आप एक्सपेंडिचर भी कितने दिन का डालोगे? 9 मंथ्स का ही डालोगे। यस और नो? 9 मंथ्स का ही एक्सपेंडिचर डालोगे। अगर आपने सर्विस ये फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स के लिए यूज की, तो आप एक्सपेंडिचर कितने मंथ का डालोगे? 9 मंथ्स का। तो आपको पहले कैलकुलेट करना है 4 लाख का 9 मंथ्स का एक्सपेंडिचर, 9/24। 4 लाख का 9/24, तो वो कितना आता है? वो कितना आता है बेटा?
तो वो आएगा अराउंड 4 लाख, 1,50,000। वो कितना आएगा? 1,50,000। तो आपका ये साल का एक्सपेंडिचर कितना है? ये साल का एक्सपेंडिचर है 1,50,000। और टोटल पे कितना किया? टोटल पे किया 4 लाख रुपीज। मतलब क्या? 2,50,000 का आपने 2,50,000 का आपने प्रीपेड किया है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर किया है 2,50,000 का। यस और नो? 2,50,000 का आपने प्रीपेड किया है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताई थी। प्रीपेड एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या है? आपको क्या करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 4 लाख डाला है, उसमें से 2,50,000 हटाना है। और दूसरा क्या करना है, 2,50,000 आपको करंट असेट में या असेट साइड में 2,50,000 रुपीज आपको लिखना है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 2,50,000। तो क्या? डिडक्ट द अमाउंट ऑफ prepaid expenditure from respective expenditure appearing on debit side of profit and loss account। सेकेंड इफेक्ट क्या करना है? सेकेंड इफेक्ट आपको देना है, राइट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऑन asset side, ऑन asset side। अभी आपकी हिडन एडजस्टमेंट्स हो गए खत्म, हिडन एडजस्टमेंट्स आपके हो गए खत्म। तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम सारे गुड्स के रिलेटेड के एडजस्टमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? सारे के सारे गुड्स के रिलेटेड की जो भी एडजस्टमेंट्स है आपके, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? पहला एडजस्टमेंट आएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक का। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हर एक प्रॉब्लम में आएगा आपके, हर एक प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आना ही आना है। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा ही आपको, तो इस पे ध्यान दो। तो आपको बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। फर्स्ट इफेक्ट दो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक पुट करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पुट करो। और सेकेंड इफेक्ट दो आप, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचे हुए आपके जितने भी स्टॉक है, बचे हुए गुड्स है, वो आपके असेट है, आप नेक्स्ट ईयर उसको बेचोगे। तो आप सेकेंड इफेक्ट दो, राइट ऑन सेट साइड। तो सर ये क्या इतना सिंपल है? हाँ बेटा इतना ही सिंपल है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको दिया रहेगा दो प्राइस। एक दिया रहेगा कॉस्ट प्राइस और दूसरा दिया रहेगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है बेटा? कॉस्ट प्राइस मतलब आपने जो कॉस्ट पे उसको परचेस किया, और मार्केट मार्केट प्राइस मतलब जो
प्राइस पे आप उसको सेल करोगे। तो सर हम इसमें से कौन सा वैल्यू ले, कौन सा प्राइस ले क्लोजिंग स्टॉक के लिए? तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका आता है 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है 2 इन्वेंटरीज का। यहाँ पे ध्यान दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त, उसका वैल्यूएशन करते वक्त कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, विच एवर इज लोअर वो लो, विच एवर इज लोअर रहेगा वो लो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस दिए, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, कौन से? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो आपको कौन सा प्राइस लेना है? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये लेना है। सर ये क्यों लेना है? तो बेटा हम कॉन्जर्वेटिज्म करके एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है, आपके 11th स्टैंडर्ड में वो था लेकिन आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस एंटिटी should recognize all possible losses but should not recognize for possible gains। मतलब क्या बेटा, बिजनेस एंटिटी ने फ्यूचर में जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए। मतलब जो भी फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए, लेकिन फ्यूचर में गेन्स जो होंगे वो रिकॉग्नाइज नहीं करने चाहिए। तो अभी देखो, अगर आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा 30,000 और इसका सेल प्राइस रहेगा 25,000, आपने खरीदा कितने में? 30,000 में। और अभी मार्केट प्राइस उसका क्या हो गया? 25,000। तो आप कितने में रिकॉर्ड करोगे उसको? 25,000 में। तो मतलब क्या आपने पॉसिबल लॉस अभी बुक किया? पॉसिबल जो 5,000 का लॉस होने वाला था, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप 5,000 रुपये कम रखोगे, तो 5,000 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। 5,000 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो किया और आपने पॉसिबल लॉस को रिकॉग्नाइज कर दिया, पॉसिबल लॉस को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। चलो ये कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल आप छोड़ दो, अभी आपकी एग्जाम है, आप कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल छोड़ दो। आप क्या करो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, क्लोजिंग स्टॉक को कौन से वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब दोनों में से जो कम रहेगा, दोनों में से जो कम रहेगा उस पे रिकॉग्नाइज करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या आएगा बेटा? गुड्स के रिलेटेड और क्या एडजस्टमेंट आ सकता है सर? तो सेकेंड एडजस्टमेंट आएगा बेटा, आपको दिया रहेगा on 31st March 2021 fire occurred in the godown and goods or stock worth rupees 20,000 destroyed by fire and insurance company, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम of rupees 10,000। तो क्या हुआ बेटा, आप 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 को आपके गोडाउन में आग लग गई। 31 मार्च 2021 को आपके गोडाउन में
या आपके प्रीमाइसेस में, गोडाउन में, प्रीमाइसेस में आग लग गई, फायर अकर हुआ और 20,000 रुपीज के गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। 20,000 रुपीज के गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन आप थोड़े होशियार थे, या पार्टनर्स जो है थोड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया था, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एग्री किया, हम 10,000 रुपीज आपको क्लेम सेट ऑफ दे दोगे। आप आपको कितना रुपीज दे देंगे, 10,000 रुपीज का क्लेम दे देंगे। तो बेटा ये ये एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स हैं, इसके बेटा टोटल 3 इफेक्ट्स है। 3 इफेक्ट्स है, मतलब आपके 12th के लिए 3 इफेक्ट्स है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको लॉस कैलकुलेट करना है। पहले आपको लॉस कैलकुलेट करना है। लॉस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, लॉस बाय फायर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। तो लॉस कितना हुआ बेटा, 20,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 20,000 के स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गए। -10,000 का आपको क्लेम मिला, -10,000 का आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला। तो लॉस कितना हुआ बेटा, नेट लॉस हो गया 10,000 का। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, अगर आप जर्नल एंट्री, अगर ये आपका क्लोजिंग ईयर नहीं रहता, क्लोजिंग पीरियड नहीं रहता, आपके ईयर के बीच में अगर ये लॉस हो जाता, ये गुड्स डिस्ट्रॉय होते, तो इसके जर्नल एंट्री क्या पास करते आप, इसकी जर्नल एंट्री पास करते आप लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 10,000। और क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, 10,000। और आपसे क्या चले गए, गुड्स, तो 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 20,000। तो अभी आपको क्या करना है फाइनल अकाउंट्स में, यही तो जर्नल एंट्री आपको सीधे स्टेटमेंट में पास करनी है। यही जर्नल एंट्री आपको सीधे स्टेटमेंट में पास करनी है। तो कैसे करेंगे, ये लॉस बाय फायर क्या है बेटा, ये है नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है बेटा पी एंड एल में, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है पी एंड एल में। 1 मिनट, नॉमिनल अकाउंट जाता है पी एंड एल में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, राइट द लॉस occurred due to the fire on debit side of the P&L account। देखो बेटा, लॉस बाय फायर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, अगर हम नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते तो ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस हम पी एंड एल में ट्रांसफर करते, तो लॉस बाय फायर कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने वही किया, फर्स्ट इफेक्ट दिया, लॉस बाय फायर क्या करेंगे, पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे 10,000 रुपीज का। और क्या करेंगे बेटा, ये इंश्योरेंस क्लेम जो है ये आपको रिसीवेबल है, इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसा रिसीवेबल है। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से अगर ये पैसा रिसीवेबल है तो ये आप असेट साइड में लिखोगे। तो लिखो, राइट द इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, और इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिसीवेबल विच इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी on asset side, on asset side of balance sheet,
ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बेटा ये 10,000 प्लस 10,000, अभी आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया 20,000 का, 10,000 प्लस 10,000, ये 10,000 प्लस ये 10,000, कितना इफेक्ट हो गया? अभी तक आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया डेबिट का 20,000 का, ये दो का इफेक्ट हो गया। और अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और मैंने आपको कल ये चीज क्या बोली थी, जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगे, जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगे, गुड्स आउट होंगे, तो आपको कहाँ लिखना है? वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगे, गुड्स आउट होंगे बिजनेस से, तो आपको कहाँ लिखना है? वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय, सॉरी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे राइट टोटल अमाउंट ऑफ goods destroyed by fire on credit side of trading account। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? मतलब क्या? 20,000 विच इज रुपीज 20,000। तो आपको क्या इफेक्ट करना है बेटा? तीन, पहले आप क्या करो, लॉस बाय फायर P&L में डालो। लॉस, इस एग्जांपल के अनुसार लॉस टू लॉस बाय फायर 10,000 P&L में। दूसरा इफेक्ट दो, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट आप असेट साइड में डालो। तो डालो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल असेट साइड में 10,000। और आपसे गुड्स आउट हो गए, बिजनेस से गुड्स चले गए, बाहर गए, आउट हो गए, तो आप क्या लिखोगे? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 ऑन ट्रेडिंग, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर है? यही एडजस्टमेंट, यही जो एडजस्टमेंट है वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था गुड्स के रिलेटेड। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का और गुड्स लॉस्ट बाय फायर का। अभी जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो है थर्ड, गुड्स, गुड्स के बारे में थर्ड एडजस्टमेंट। और थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा है बेटा? थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 20,000, या फिर इधर 30,000 लेते हैं। आपके एडजस्टमेंट, आपके दिमाग में वो 20,000 घूमते रहेगा नहीं तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 30,000। तो बेटा आप ऐसे ही गुड्स बेचोगे क्या? फ्री सैंपल पे कोई भी बिजनेसमैन फ्री सैंपल पे गुड्स क्यों बेचेगा? वो अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए बेचेगा। जियो ने फ्री डाटा क्यों दिया? जियो ने जब 2017 में एंट्री की, 2017 में जब जियो ने एंट्री की, तो फर्स्ट सिक्स मंथ सबको फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा दिया था, 1 GB पर डे। आप 2017 में छोटे रहोगे तो 1 GB पर डे का डेटा दिया था और फ्री कॉलिंग दिया था 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हर बंदे ने जियो का कार्ड लिया, हर बंदे ने जियो का कार्ड लिया। तो जियो का क्या हो गया? नाम हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो गुड्स फ्री सैंपल पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एडवर्टीजमेंट की वजह से करते हैं। गुड्स एज ए फ्री सैंपल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एडवर्टीजमेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? 1 मिनट। एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट अकाउंट कहाँ जाना चाहिए? एडवर्टीजमेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया डेबिट। अभी एडवर्टीजमेंट अकाउंट जाएगा P&L में। ईयर एंड पे हम सारे नॉमिनल अकाउंट P&L में जा ट्रांसफर करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट जाएगा P&L में। तो आप क्या रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे टू एडवर्टीजमेंट। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, राइट द अमाउंट ऑफ goods distributed as a free sample in or on debit side of the debit side of the profit and loss account as advertisement expenditure। तो आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 या 30,000 रुपीज। अभी 30,000 है हमारा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा बेटा, सेकंड इफेक्ट मैंने अभी आपको बोला था, अभी आपको बोला था जब भी आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जाएंगे, गुड्स आउट होंगे, तो आपको कहाँ लिखना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। जब भी आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जाएंगे, गुड्स आउट होंगे, तो आपको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय गुड्स distributed as free sample, by goods distributed as a free sample। बराबर है, यस और नो। चलो, और इसके बाद गुड्स का एक ही एडजस्टमेंट बचता है, इसके बाद गुड्स का एक ही एडजस्टमेंट बचता है, और वो क्या है सर, वो बचता है, गुड्स का एक ही एडजस्टमेंट बचता है, और वो है फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, गुड्स का फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट बचता है, और वो है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब क्या, पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स ले लिए। सपोज आपकी ग्रोसरी शॉप है पार्टनरशिप में, और पार्टनर 10,000 की ग्रोसरी पर्सनल पर्पस के लिए लेके गया। ग्रोसरी मतलब बेटा मराठी में किराना शॉप बोलते हैं जिसको, जो भी वर्नाकुलर मीडियम का बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, ग्रोसरी मतलब किराना शॉप। तो पार्टनर ने क्या किया, 10,000 रुपीज के गुड्स या ग्रोसरी घर पे लेके गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ड्राइंग्स हो गए। ये क्या हो गए, ड्राइंग्स हो गए। तो ड्राइंग्स की हमें एंट्री क्या करते हैं बेटा, हम एंट्री क्या करते हैं इसकी, एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, सपोज 10,000 रुपीज टू गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अकाउंट 10,000 रुपीज। यही एंट्री करते हम लोग, यही एंट्री करते हम लोग। अभी ये जो ड्राइंग्स है, ये अल्टीमेटली हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये ड्राइंग्स अल्टीमेटली हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड को ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। अल्टीमेट इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, फर्स्ट इफेक्ट आएगा बेटा, फर्स्ट इफेक्ट आएगा डेबिट the respective partners or concerned partners
मतलब जो भी पार्टनर होगा उसका, सन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट by the goods, by the amount of goods withdrawn। तो आपको क्या करना है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है कितना, जितने भी गुड्स अमाउंट के गुड्स वो लेके गए उतना। यहाँ के एग्जांपल में 10,000, दैट इज रुपीज 10,000 इन दिस एग्जांपल। और सेकंड इफेक्ट क्या देना है बेटा, तो मैंने अभी आपको बोला, थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, जब भी आपके बिजनेस से गुड्स आउट हो जाएंगे, जब भी आपके बिजनेस से गुड्स आउट हो जाएंगे तो आपको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। लिखो, राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखोगे, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। यहाँ आपको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो गुड्स के रिलेटेड बेटा सारे एग्जाम, सारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। तो टोटल हमने कितने, 6 हिडन एडजस्टमेंट्स कवर किए और 4 गुड्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट कवर किए। 6 हिडन और 4 गुड्स के रिलेटेड, जिसमें क्या क्या था, एक था क्लोजिंग स्टॉक का, और बाकी 3 क्या थे, एक गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। यस और नो। अभी हम और 2 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। अभी हम और 2 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। चलो, तो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट डिस्कस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। और सेकंड एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। टोटल ये 2 एडजस्टमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। तो आप इस पे 100% अटेंशन आपका मेरे पास होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। आप कुछ भी लिखोगे नहीं, आप 100% मेरी तरफ ध्यान दोगे। तो चलो, आप आपको 2 एडजस्टमेंट आ सकते हैं। एक दिया रहेगा आपको अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट। क्या दिया रहेगा, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का। तो आपको दिया रहेगा गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 purchased on 31st March 2014, sorry 2021, 2021 from और ऑन क्रेडिट, पार्टी का नाम दिए, क्रेडिट नहीं दिया है, क्रेडिट पे परचेस किए हैं, आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट एंट्री फॉर परचेसेस हैज नॉट पास। एंट्री परचेस की एंट्री पास करना भूल गए। तो क्या लिखा है बेटा,
12,000 के आपने 31 मार्च 2021 को गुड्स ले लिए, क्रेडिट पे ले लिए, लेट्स से फ्रॉम ए से ले लिए, फ्रॉम ए नाम के बंदे से, ए नाम के पार्टी से ले लिए, और आपने वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते वक्त तो ले लिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते वक्त आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त तो आपने उसमें ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त उसमें ले लिए, लेकिन आपने परचेसेस रिकॉर्ड नहीं किए, परचेसेस रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो बेटा गुड्स परचेस करते तो एंट्री क्या होती है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होती है बेटा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी मतलब क्या, वही क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। तो यही तो एंट्री पास करनी है बेटा, यही एंट्री पास करनी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट परचेसेस अकाउंट डेबिट मतलब परचेसेस में ऐड हो जाएंगे, और क्रेडिटर को क्रेडिट किया मतलब क्रेडिटर के बैलेंस में भी ऐड हो जाएंगे, यस और नो, यस और नो। तो आपको फर्स्ट इफेक्ट क्या देना है, एड द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेसेस, क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेसेस इन परचेसेस अकाउंट appearing on debit side of the ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना अनरिकॉर्डेड परचेस था, क्या एग्जांपल में वैल्यू लिया था, एक बार देखो, भूल गया, 12,000 लिया था क्या, एग्जांपल में क्या वैल्यू दिया था, 12,000 अनरिकॉर्डेड परचेसेस, राइट द एट द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ये अमाउंट क्या है, 12,000 रुपीज। और बेटा अभी आपने परचेसेस किया क्रेडिट पे, परचेसेस किया क्रेडिट पे, तो आपको क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ गया, क्रेडिटर को आपको देने का अमाउंट बढ़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऐड द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेसेस इन sundry creditors sundry creditors appearing on liability side of balance sheet, appearing on liability side of the balance sheet। तो हो गया बेटा अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एंट्री हो गया। तो अभी बेटा और एक एडजस्टमेंट करते हैं, और उसका मीनिंग भी समझ के लेते हैं, और एक एडजस्टमेंट करते हैं और उसका मीनिंग भी समझ के लेते हैं, और वो एडजस्टमेंट कौन सा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एक मिनट होल्ड करो। सॉरी, चलो अभी हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब क्या, आप ऐसा अज्यूम करो कि क्रेडिटर्स हमें जो भी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स अपीयर हो रहे हैं
वो हमें डिस्काउंट दे देंगे, उसकी आप प्रोविजन करो। आप ऐसा अज्यूम करो, सपोज आपको 4 पार्टी को या फिर एक ही पार्टी को देना है, लेट से आपको 3 लाख रुपीज देना है। ये आपका एक क्रेडिटर है, ये कौन है आपका क्रेडिटर है। एक ही पार्टी है ए जिससे आप गुड्स परचेस करते हो, ये होलसेलर है, आप रिटेलर हो। ये होलसेलर है, मेरे एग्जांपल में ये होलसेलर है और आप रिटेलर हो, और आप एक ही पार्टी से गुड्स परचेस करते हो ए से, और उसका अभी आपको 31 मार्च 2021 को 3 लाख रुपीज क्रेडिटर में दिख रहा है, 3 लाख रुपीज देना दिख रहा है। और आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्रेडिटर आपको 3% एग्जाम्पल के लिए बेटा, या फिर एग्जाम्पल के लिए हम 5% लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ये आपको 5% का, आप जब इसको पेमेंट करोगे तो ये आपको 5% का डिस्काउंट दे देगा। ऐसा आपको एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि ये आपका नॉर्मल ट्रेंड आया हुआ है। नॉर्मल ट्रेंड है कि वो आपको 5% पेमेंट पे डिस्काउंट दे देता है। तो आपको लग रहा है कि ये 5% आपको डिस्काउंट दे देगा। ये 3 लाख रुपीज देने पे आप देने ही वाले हो, 10, 15, 20 दिन में, अप्रैल में उसको देने वाले हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आपको 3 लाख रुपीज पे 5% डिस्काउंट दे देगा। यस और नो? 3 लाख रुपीज पे कितना डिस्काउंट दे देगा? 5% का। तो आप क्या करते हो, इसका प्रोविजन क्रिएट करते हो। इसका प्रोविजन क्रिएट करते हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आप इसके लिए क्या करते हो? प्रोविजन क्रिएट करते हो। तो बेटा ये अभी क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देगा, क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया या देगा, ये आपका इनकम रहेगा या एक्सपेंडिचर? इनकम रहेगा। ये क्या रहेगा? आपका इनकम रहेगा। तो आप क्या करोगे, उसको इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे। ये सिर्फ 12th के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, कोई भी बंदा सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का ये लेक्चर देख रहा है, उसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनकम साइड में लिखोगे। यस और नो? आपने आप एंट्री क्या पास करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्या करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्रेडिटर को, सपोज क्रेडिटर है और इसको 3 लाख रुपीज का बैलेंस दिख रहा है, 3 लाख रुपीज का बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड में। अभी आपको पता है ये बंदा 5% डिस्काउंट देगा, तो आप इसको पे कितना करोगे? 2,85,000। और 15,000 कहाँ दोगे? डेबिट साइड में लिखोगे डिस्काउंट, और बैंक लिखोगे जब आप पे करोगे। बराबर है ना? और ये अकाउंट क्लोज करोगे 3 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज। बराबर है नहीं? तो इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करोगे आप। इसलिए क्या करोगे आप? क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट करोगे। क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट करोगे। चलो एक मिनट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख का 5%, 15,000 से। और क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। और वो कितना लिखोगे? 15,000। बराबर है नहीं? यस और नो? ये एंट्री आप पास करते हो। क्यों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्यों क्रेडिट किया? तो बेटा क्रेडिटर डिस्काउंट देगा, ये अपने लिए इनकम है, और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये हमारे लिए इनकम है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आप इसको क्रेडिट करोगे। अभी आप इसका इफेक्ट क्या दोगे? आप इसको डालोगे पी एंड एल में। पी एंड एल में आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 15,000। आपके लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यस और नो। और अभी क्रेडिटर को आपको 15,000 रुपीज कम देने हैं, क्रेडिटर को आपको 15,000 रुपीज कम देने हैं, तो आप क्या करोगे? क्रेडिटर से माइनस करोगे। आप क्या करोगे? क्रेडिटर से माइनस करोगे 15,000 रुपीज, क्रेडिटर से माइनस करोगे 15,000 रुपीज। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट वालों, इसका ट्रीटमेंट आपके लिए अलग है, आप इसको मत देखना, इसको मत सुनना, ये 12th के लेक्चर से सिर्फ। आप क्या करोगे? दो इफेक्ट अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, दो इफेक्ट अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट आप दोगे, राइट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स on credit side of profit and loss account, credit side of the profit and loss account। और सेकंड इफेक्ट क्या दोगे? डिडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स from creditors appearing on liability side बैलेंस शीट। चलो ये दो दो इफेक्ट आपके हो गए, ये दो इफेक्ट आपके हो गए। तो यही दो एडजस्टमेंट का अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए सर? सपोज एक ही प्रॉब्लम में यही दो एडजस्टमेंट आए, अनरिकॉर्डेड परचेसेस भी आया और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी आया, तो हम क्या करें सर? क्या इफेक्ट करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? पहले डिस्काउंट माइनस करें या पहले क्रेडिटर्स ऐड करके फिर डिस्काउंट करें? तो बेटा इधर ध्यान दो। चलो, अगर अगर दोनों एडजस्टमेंट एक साथ में आते हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है ये मैं बता रहा हूं। दोनों एडजस्टमेंट एक साथ आए तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 10 मिनट्स आपका ध्यान इधर रहना, इधर होना चाहिए। एग्जाम्पल लो। तो बेटा चलो ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। और इसमें चलो ये डेबिट साइड है, और ये ट्रायल बैलेंस को साइड नहीं रहती बेटा। तो बोले क्या सर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आपके एग्जाम्पल के लिए, ये डेबिट बैलेंसेस है। ट्रायल बैलेंस में ये लेट्स से ये डेबिट बैलेंसेस लिखे हैं और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे। तो बेटा एक ही आइटम है, पूरे ट्रायल बैलेंस में दो ही आइटम है। परचेसेस दिया है 50,000 का और क्रेडिटर्स दिए हैं 50,000, और ये ट्रायल बैलेंस आपका टैली। एक ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक परचेस किए, साल भर कुछ नहीं किया, सोए एकदम आराम से आपकी जगह थी, लाइट भी ऑन नहीं किया, लाइट बिल भी नहीं आया आपको, लाइट भी ऑन नहीं किया, तो एक ही एंट्री हो गई, परचेसेस टू क्रेडिटर्स। अभी आपके नाम से वो चिल्ला रहा है पैसे दो दो पैसे दे दो, आप पैसे नहीं दे रहे उसको। ये एग्जाम्पल है 50,000
रेंट भी नहीं देना पड़ा, आपके पापा का शॉप था तो पापा को कैसा रेंट दो गया? 50,000। तो अभी नीचे लिखा है, अभी क्या हो गया बेटा? अभी आपने और एक परचेस किया था उससे 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का आपने और एक परचेस किया था, और आपका तो ध्यान है नहीं, आपका ध्यान है नहीं, तो आपने वो रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आप वो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वहां पे लिखा है अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो चलो बेटा, ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस हम बाद में लिखते हैं। तो उसने आपको क्या ऑफर किया? ये जो क्रेडिटर है, आप उसका पैसा दे नहीं रहे हो, उसने आपको ऑफर किया ऑन 31 मार्च 2020 को, 21 को उसने आपको ऑफर किया, मेरा जितना भी बैलेंस है, मेरा जितना भी बैलेंस है वो आप 30 डेज के अंदर क्लियर करो, 30 डेज के अंदर आप मुझे क्लियर करो, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। कितना? 10% डिस्काउंट देता हूँ। तो आपको एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 10%। और आपने बेटा इसी से, यही एक बंदा है आपका, यही ए नाम का बंदा है जिससे आप माल लेते हो, इसी से आपने 12,000 का परचेस किया है ऑन लेट्स से 20th ऑफ मार्च से किया है, 20th ऑफ मार्च 21 को, और आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। 20th ऑफ मार्च 2021 को आपने परचेस किया है और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, क्योंकि आप तो सोए हुए हो, आपको जगाया नहीं किसी ने। बुरा मत मानना मेरी बात का, ये तो लेक्चर देखना छोड़ दोगी, ऐसे मत करना। चलो, मैं सोया हुआ था, मैंने लिखा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं सोया हुआ था, मेरे पापा की जगह थी, मैंने धंधा स्टार्ट किया था। ओके। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, आप अच्छे बंदे हो भाई, आप ऐसा क्यों करेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेसेस रुपीज 10,000। तो बेटा इसमें आप पूछेंगे सर, इसमें अभी ये एंट्री पहले दी है, ये एडजस्टमेंट फर्स्ट में दी है, एडजस्टमेंट सेकंड में दी है, कौन से एडजस्टमेंट फर्स्ट के करें, कौन से एडजस्टमेंट बाद में करें? तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो मेरा लॉजिक, देखो, अगर आप ये एडजस्टमेंट पहले करते हो तो आप क्रेडिटर पे डिस्काउंट कितना कैलकुलेट करोगे? 5,000 का। 50,000 के क्रेडिटर है, इंटू 10% करोगे, और कितना डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे आप? 5,000 रुपीज का कैलकुलेट करोगे। लेकिन वो डिस्काउंट कितने पे देने वाला है बेटा? वो डिस्काउंट देना है, दे रहा है टोटल अमाउंट पे, वो डिस्काउंट दे रहा है टोटल अमाउंट पे, और उसके बुक्स में टोटल अमाउंट कितना दिख रहा होगा बेटा? 60,000 रुपीज का। तो उसने अज्यूम क्या किया है बेटा? वो आपको 6,000 रुपीज का डिस्काउंट देगा। आपने 10,000 के परचेस रिकॉर्ड नहीं किए, तो आपने 10,000 के डिस्काउंट भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप कितना डिस्काउंट बोल रहे हो? 5,000 का, और वो कितना देना चाहता है? 6,000 का। तो आप पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो आपका घाटा हो जाएगा। आप पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो आपका घाटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे देना कितना आएगा उसको? 50,000 माइनस 5,000 डिस्काउंट, और बाद में 10,000 जो परचेस किया है वो 50,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस। 5,000 डिस्काउंट जो आपने कैलकुलेट किया, जो गलत है, और 10,000, सॉरी, मैंने कैलकुलेट किया, और 10,000 परचेसेस। तो आप कितना देने का सोच रहे हो? 55,000, और वो कितना मांग रहा है? 60 - 6 54। तो आप क्यों 1,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो? तो आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, आप क्या करो, आप पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट करो, स्टेप 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट करो, फर्स्ट एडजस्टमेंट
must be made for unrecorded purchases. For unrecorded purchases, पहला एडजस्टमेंट किसका करोगे? अनरिकॉर्डेड परचेसेस का। तो अगर आप अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट करोगे तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस कितना हो जाएगा? 60,000। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में परचेसेस कितना हो जाएगा? सॉरी, परचेसेस नहीं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हो जाएंगे 50,000 प्लस 10,000, कितने हो जाएंगे अभी? 60,000 के। और अभी आप डिस्काउंट कैलकुलेट करो टोटल क्रेडिटर्स पे। और स्टेप नंबर 2, इसको परचेसेस को थोड़ा बाइफरकेट करके लिखता हूं तो 60,000 कैसे आए आपको समझ में आएगा। परचेसेस को लिखो, परचेसेस 50,000 परचेसेस और ऐड करो अनरिकॉर्डेड 10,000, टोटल हो जाएगा आपके 60,000 के। तो ये टैली अभी भी बराबर टैली है। तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। टैली कैसे हो जाएगा बेटा? इधर जीरो है आपका सेल, तो आपको आएगा 60,000 का लॉस। और कैपिटल आपने कुछ लगाया नहीं, उधारी पे माल लिया, सीधा उधार धंधा किया, तो कैपिटल हो जाएगा आपका निगेटिव लॉस ऐड होने के बाद 60,000। और ये हो जाएगा जीरो, और ये एसेट साइड में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000, सॉरी। और ये लॉस नहीं आएगा आपको, प्रॉफिट लॉस जीरो, दोनों भी जीरो आएगा, सॉरी। चलो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 60,000, प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो आएगा। चलो, क्या सर आप गलती कर रहे हो? तो एग्जाम्पल में खो गया बेटा, मैं एग्जाम्पल में गलती हो गई। चलो, तो आपको 60,000 और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 60,000 का। तो यहाँ पे टोटल आएगा बेटा बैलेंस शीट का 60,000। ओके, यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 60,000। तो स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो क्या किया बेटा मैंने? एडजस्टमेंट कौन से भी सीक्वेंस में दिए हो आपको प्रॉब्लम के अंदर, एडजस्टमेंट्स कौन से भी सीक्वेंस के में दिए हो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर, आपको क्या करना है? अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट पहले करना है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट पहले करना है। और और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट उसके बाद में करना है। उसका लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया क्यों करना है। आपके फायदे की बात है, आपके मतलब बिजनेसमैन के फायदे की बात है। तो चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, बचे हुए सारे एडजस्टमेंट्स कल हम खत्म करेंगे। आप ये लेक्चर देखना, कल का लेक्चर देखना, उसके बाद आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। चलो, बाय बाय।